और चलिए आज की ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ राजा हत्याकांड को लेकर सोनम से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। सोनम का बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा ही संजय वर्मा निकला है। सोनम ने पूछताछ में बताया है कि वो नंबर राज का ही है। सोनम और राज में 1 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक 234 बार बातचीत हुई है। सोनम के 2 नंबर से राज के नंबर पर बातचीत हुई है। दोनों के बीच आधे 1 घंटे के बीच बातचीत होती रही है। देखिए, कल ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर कौन है संजय वर्मा, लेकिन जब मेघालय पुलिस ने पूछताछ किया सोनम से तो ये खुलासा हुआ है कि राज ही संजय वर्मा है। लेकिन नाम बदलकर यहाँ पर बातचीत क्यों की गई है, ये भी सवाल है, जिसकी पड़ताल पुलिस कर रही है। फिलहाल आपको बता दें कि आज 5 ही आरोपियों को कोर्ट में फिर से पेश किया जाएगा। उनकी कस्टडी जो है वो खत्म हो चुकी है। पुलिस आगे की रिमांड ले सकती है। आरोपी राज ही है संजय वर्मा। और अब देखना होगा कि आज जब कोर्ट में पेशी होगी उसके बाद से क्या रुख यहाँ पे अदालत का रहने वाला है। 8 दिन पुलिस कस्टडी में रहे ये 5 आरोपी। कई पूछताछ हुए और क्राइम स्पॉट पर ले जाया गया, सीन का रिक्रिएशन किया गया। शिलांग से एक बार फिर से पुलिस इंदौर आई। सोनम के माता पिता भाई से पूछताछ हुई। राजा के घर भी गई। शिलांग पुलिस पूछताछ हुई है। और देखिए, लगातार हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। किस तरीके से राजा को निर्मम मौत के घाट उतारा गया था। दुर्ग से ब्रेकिंग न्यूज, जहां पे अश्लील वीडियो बनाकर महिला से ठगी की गई है। महिला और उसके पति से 2 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। पुलिस ने ठग दंपति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने कई बार पीड़ितों से वसूली की है। आरोपियों के पास से 1 करोड़ 65 लाख बरामद किया गया है। आरोपियों से कैश, जेवर और मकान के पेपर मिले हैं। ये बड़ी जानकारी। देखिए, ठगी का नेक्सस किस तरीके से बढ़ता जा रहा है और कितना घातक साबित हो रहा है। अश्लील वीडियो बनाकर महिला के साथ ठगी की गई। महिला और उसके पति से देखिए भारी भरकम अमाउंट वसूला गया है। 2 करोड़ की ठगी की गई है। पुलिस ने फिलहाल ठग दंपति को गिरफ्तार कर लिया है। शालीनगर थाने में पीड़ित ने आकर के रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसके साथ एक्सटॉर्शन करके, ब्लैकमेलिंग करके रुपए वसूल लिए गए हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में उससे सोने चांदी के जेवरात और पैसे वसूले गए हैं, जिस पर जांच कर अपराध पंजीबद्ध किया गया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल दाखिल किया गया है। और उनसे जो एक्सटॉर्शन में जो वसूले गए रकम लगभग 16 लाख रुपए नगद, 25 लाख रुपए का एफडी, 80 लाख रुपए के आसपास का जेवरात और एक मकान, लगभग 2 करोड़ रुपए के सामग्री जब्त किए गए हैं। कितने सालों से सर ये खेल चले आ रहा था और क्यों जो प्रार्थी था इनके दबाव में? ये 4-5 साल से ऐसा बता रहे हैं और ब्लैकमेलिंग करके इसको इस तरह से एक्सटॉर्शन किया जा रहा था। शालीनगर थाने में पीड़ित ने आकर के रिपोर्ट दर्ज कराया। शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। चंद्रकांत, ये जो ठग दंपति है, क्या ये दोनों इस पूरे नेक्सस को ऑपरेट कर रहे हैं और भी लोग शामिल हैं, और कब से ये पीड़िता को टारगेट कर रहे थे? जी देखिए, पुलिस जांच में तो अभी तक यही स्पष्ट हो पाया है कि जो दोनों दंपति हैं इन्होंने मिलकर ही इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। पूरे मामले के बारे में बताऊं तो वैशाली नगर थाना क्षेत्र का मामला है पूरा, जहां एक विवाहित महिला को उसका अश्लील वीडियो बनाया गया और वीडियो दिखाकर सिर्फ बदनाम करने की धमकी नहीं दी गई, बल्कि उससे करीब 2 करोड़ रुपए भी उससे ठगी कर लिया गया। इन दोनों ने मिलकर पूरी साजिश रची, महिला का वीडियो तैयार किया और फिर उसे वायरल करने की धमकी देकर अब काफी पैसे लूटते रहे वर्षों से। पुलिस ने जब जांच शुरू की, एफआईआर के बाद एफआईआर दर्ज किया गया, जांच शुरू की गई, तो मोबाइल चैट, वॉइस रिकॉर्ड और एक एग्रीमेंट लेटर सामने आया। तो उसके आधार पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया और इसमें जांच शुरू की। तो फिर जब आरोपियों के पास पुलिस पहुंची तो वहां से लगभग 16 लाख रुपए नगद, 80 लाख के सोने जेवरात के, जैसे कि तस्वीरों में भी दिख रहा होगा, सोने के बिस्किट भी नजर आ रहा है, 25 लाख रुपए की एफडी, 35 लाख का बंगला, यानी कि तकरीबन 1 करोड़ 65 लाख रुपए की संपत्ति जो है जब्त की गई है। और फिलहाल दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और पुलिस आगे की जांच भी जारी है कि आगे और भी अगर किसी तरह के लोग शामिल होते हैं तो उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल। चंद्रकांत, पीड़िता को कब से परेशान कर रहे थे, कब से उगाई कर रहे थे, और क्या और भी लोगों को इन्होंने परेशान किया है, और भी लोगों के साथ ठगी की है, और ये मूल रूप से कहाँ के रहने वाले ये दंपति?
देखिए ये भिलाई के ही रहने वाले हैं और ये काफी अलग अलग जगहों पर रहते हैं और फिलहाल कुछ वर्षों से भिलाई में रह रहे हैं। कुछ वर्षों से ये लगातार उनको ब्लैकमेलिंग करके पैसा वसूलते रहे और एग्रीमेंट का पेपर भी इन्होंने साइन करवाया कि अगर आप हमें कुछ रुपए दे देते हैं तो एग्रीमेंट में हम साइन कर रहे हैं कि ये वीडियो कहीं नहीं देंगे। तो इस तरह से ये लोग लगातार एक गिरोह के रूप में कार्य कर रहे थे। हालांकि पुलिस इसमें जांच कर रही है कि क्या ये सिर्फ 2 ही लोग हैं या इनके साथ में और कोई सम्मिलित है या नहीं है, ये जांच का विषय है और पुलिस जांच कर रही है। जी, लेकिन जिस तरीके से मामले लगातार सामने आ रहे हैं ठगी के और जो ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं वो लोग भिलाई के ही रहने वाले हैं, तो कुल मिलाकर जो ठगी का एक तरीके से एपिसेंटर बन गया है भिलाई, जो कि पुलिस के लिए साइबर क्राइम के लिए एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, जितने भी अधिकतर क्राइम जब हम देखते हैं, चाहे वो साइबर ठगी का मामला हो, डिजिटल अरेस्ट का हो या फिर ब्लैकमेलिंग का हो या मर्डर का हो, तमाम क्राइम का हब जो है भिलाई बनते जा रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हाल ही में एक जानकारी जो है वो सामने आ रही है कि आरबीआई ने एक लिस्ट जारी किया है, कह सकते हैं कि वो ब्लैक लिस्ट है आरबीआई का, सस्पिशियस लिस्ट है, जिसमें भिलाई के कुछ पिन कोड्स को भी उन्होंने सस्पिशियस बताया। यानी कि वहां जब आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको डायरेक्टली नहीं खोला जाएगा, जबकि आपके बारे में 6-7 दिनों तक वहां के संबंधित अधिकारी जांच करेंगे, फिर जांच करने के बाद ही आपका बैंक अकाउंट खोला जाएगा। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि भिलाई काफी एक इस तरह का हब बना हुआ है, क्राइम का हब बना हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रकांत शर्मा विस्तार से जानकारी देने के लिए। रायसेन से ब्रेकिंग न्यूज, जहां पे जमीन विवाद में खूनी झड़प देखने को मिली है। खेत के पास खड़े होने पर ही विवाद हुआ है। एक ही परिवार के 2 पक्षों में मारपीट हुई है। लाठी डंडों और हथियार से हमला किया गया। दोनों पक्ष के करीब 12 लोग घायल हुए हैं। गांव में यहां पे तनाव का माहौल बना हुआ है। 2 पक्षों के बीच जबरदस्त मारपीट, लाठी डंडों और हथियार से अटैक किया गया है। जमीन विवाद के चलते ये खूनी संघर्ष, खूनी झड़प देखने को मिला है। रायसेन में जमीन विवाद का मामला खून खराबे तक पहुंच गया है। रायपुर में अस्पतालों में कवरेज पर रोक का मामला, स्वास्थ्य मंत्री ने आदेश पर रोक लगाई है। स्वास्थ्य विभाग ने कवरेज पर रोक लगाई थी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम जायसवाल ने कहा कि आवश्यक चर्चा के बाद से ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। समाज के विकास में मीडिया का बड़ा योगदान है। अगर ऐसा लगता है कि इसमें कहीं मीडिया को दिक्कत है तो मीडिया जनों को हम बराबर चाहते हैं कि सहयोग उनका मिले, हम उनको सहयोग करें ताकि प्रदेश और समाज का सर्वांगीण विकास हो सके। हमारा उद्देश्य मीडिया को रोकना कहीं नहीं है। किसी प्रकार के मीडिया के जो हमारे काम करने वाले साथी हैं उनको उनके भावनाओं को आहत पहुंचाना कोई उद्देश्य नहीं है। सिर्फ उद्देश्य है कि मरीजों की जो कोरोना के भी अभी कुछ केसेस आ रहे हैं और जिस प्रकार से कई बीमारी के मरीज एडमिट होते हैं तो वहां पे उनका निजता भंग ना हो, उसको लेकर गाइडलाइन जारी विभाग ने किया है। लेकिन उसमें आप लोगों ने आपत्ति जताई है तो निश्चित रूप से अभी हम इसको लागू नहीं कर रहे हैं। हमारे सचिव अभी विदेश दौरे पर गए हैं। अब जैसे ही वो आते हैं तो एक बार मीडिया के आप प्रमुख लोगों के साथ बैठकर हमारे सेक्रेटरी और हमारे अधिकारियों के साथ उसमें जो मीडिया के भी हित में हो, हॉस्पिटल के हित में हो, मरीज के हित में हो, राज्य के हित में हो, वैसा एक ड्राफ्ट तैयार करके फिर उसके आधार पर संशोधन करके। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के तहत एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगाई गई। अब पत्रकारों की ओर से इस फैसले के भारी विरोध के बाद से इस पर फिलहाल रोक लगा दी गई। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने अपने एक बयान में इस नियम को रद्द करने की बात कही है। मीडिया के कामों में दखल देना लोकतंत्र का गला घोटना जैसा है। हालांकि अभी तक लिखित तौर पर कोई फैसला नहीं आया है। फैसले को लेकर प्रदेश के पत्रकारों समेत कांग्रेस ने भी विरोध जताया। छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आज ही एक आदेश जारी किया गया, जिसके तहत ये कहा गया कि शिक्षा मान के चलें कि मेडिकल कॉलेज और उससे संबद्ध अस्पतालों में मीडिया प्रवेश के लिए नियम बनाया गया है। इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं प्रदेश भर में अब राजनीति तेज हो गया, वहीं कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। बाबा, क्या मानते हैं आप? ये जो फैसला उन्होंने किया है और एक सर्कुलर निकाला है, 10 बिंदु का सर्कुलर है, ये अमान्य है उस हद तक कि आप मीडिया को प्रतिबंधित नहीं कर सकते। ये प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ इसीलिए माना जाता है कि सीधे किसी के नियंत्रण में नहीं है।
और किस कमी को वो उजागर कर रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि नहीं दूर कर पा रहे, जो अधिकारी दूर नहीं कर पा रहे, जो तंत्र है वो दूर नहीं कर पा रहा, उस बात को मीडिया जनहित में उठा रहे हैं। जो अधिकारी हैं वो पब्लिक का पैसा का तनख्वाह पाते हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं वो पब्लिक के पैसे का तनख्वाह पाते हैं। मीडिया को किसका पैसा मिलता है? पब्लिक का एक नया पैसा नहीं मिलता। और मीडिया की जवाबदारी रहती है कि पब्लिक की बात को वो सामने लाएं ताकि जनहित में उसका निराकरण जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो कर सकें, क्योंकि हो सकता है उनकी जानकारी में ना आए। मैं तो खुद ही कहता हूं कि मेरे को बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होती। 90% जानकारी मेरे को मीडिया के माध्यम से होती है। मैं अगर ये मानने लगूं कि मीडिया तो मेरी आलोचना कर रहा है, इसको बंद कर दो, तो उससे घातक कदम दूसरा नहीं हो सकता। जनहित में छपेगा नहीं अगर आप वैसा व्यवस्था बना सकोगे तो बस उतनी हद तक, वरना मीडिया के बातों को उठाने के माध्यम से 90% सुधार होते हैं। ठीक उसी तरह जैसा कि मैंने विधानसभा में महसूस किया कि विपक्ष के भी बड़े सीनियर मंत्रियों के साथ और साथियों के साथ जब बात होती है तो उन लोग ये कहते हैं कि विधानसभा का जो प्रश्न लगता है उसके माध्यम से इतनी बातें सामने आती हैं जो हमको नहीं मालूम रहती। तो ये ईगो का मामला नहीं लेना चाहिए अधिकारियों को या जनप्रतिनिधियों को कि हमारे विभाग से संबंधित कुछ बात मीडिया में उठ गई। बाबा, आप स्वास्थ्य मंत्री थे, आज विपक्ष में, क्या मानते हैं स्वास्थ्य विभाग की स्थिति कहीं ना कहीं कुछ चिंताजनक है, मानते हैं क्या? हमेशा देखिए दबाव रहता ही है और आज भी बहुत सारी ऐसी बातें आ रही हैं कि सुधार की बहुत गुंजाइश है। मैं दूसरे तरीके से कमेंट नहीं करना चाहता कि हम लोग भी अगर स्वास्थ्य विभाग में थे तो आए दिन कुछ न कुछ छपता था, तो उसके तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि छपाई बंद करवाने की जरूरत है। ये थे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री टी.एस. सिद्धू, जिनका कहना है कि जिस प्रकार से सरकार के द्वारा आदेश निकाला गया है वो सही नहीं है, मीडिया को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। अपने सहयोगियों के साथ मैं रोमी सिद्दीकी, एनटीवी न्यूज़, अंबिकापुर। इन परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से अस्पतालों में मीडिया कवरेज पर रोक लगा दी गई है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने फैसले को वापस लेने की बात कही है। फिलहाल लिखित में कोई सूचना नहीं आई है। मामले को लेकर बेमेतरा में हमारे सहयोगी ने स्थानीय लोगों से बातचीत की है, सुनिए। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से मीडिया को लेकर एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें बहुत सारे प्रतिबंध मीडिया के ऊपर लगाए गए हैं, खास करके अस्पताल को कवरेज करने को लेकर कि जब मरीज के जो परिजन है वो पहले लिखित में आवेदन देंगे, फिर उसकी अनुमति हमें जो है वहाँ के पीआरओ है उसको लेना पड़ेगा। चलिए इसी मुद्दे पर हम बेमेतरा के कुछ जागरूक नागरिक है, देखिए ये अपने काम में लगे हुए अपनी सेवाएं देते हैं, तो पहले हम जागरूक नागरिकों से बात करने का प्रयास करेंगे कि इस प्रकार से मीडिया पर प्रतिबंध को लेकर उनका विचार क्या है। भाई साहब, क्या बोलेंगे इस प्रकार के मीडिया के जो पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्या बोलेंगे इस प्रकार के मीडिया प्रतिबंध लगाने को? नहीं, मेरे ख्याल से तो प्रतिबंध लगाना बेकार है, क्योंकि जब तक मीडिया खुल के बात नहीं करेगी तो क्या लोगों को जानकारी क्या होगी क्या हो रहा है मतलब प्रदेश में। तो ये जरूरी है, मीडिया को प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। जरूरी है मीडिया प्रतिबंध। कहा गया है कि मरीज के जो है उनसे पहले लिखित में लेना पड़ेगा, उसके बाद कवर करेंगे आप, ऐसा बोला जा रहा है। अजीब अजीब नियम बना रहे हैं सर जी। वहाँ पे 108 गाड़ी नहीं आ रही है तो आखिर पत्रकारी तो लिखेगा। पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई अव्यवस्था है तो ये सब प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही तो उसमें उसको उजागर करेगा कि यहाँ अव्यवस्थाएं चल रही है। तो ये तो समझो आप अपंग बना रहे हैं हमारे क्या बोलते हैं चौथे स्तंभ यानी पत्रकार महोदय लोगों को। और डॉक्टर जो प्रैक्टिस कर रहा है उसकी जवाबदारी कौन लेगा? जो घर में प्रैक्टिस कर रहा है, तो उस पर भी बैन लगना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा अंधेर नगरी चौपट राजा की तरफ जा रहा है, क्या बोलते हैं। बिल्कुल ये देख सकते हैं, इनका कहना है कि अंधेरे की चौपट आ गए। रमन भाई, अगर किसी भी चीज की जो अपन खबर करेंगे उसको पहले पीआरओ बताएगा, लिखित में देगा, तब हमको उसको उजागर करना है, वरना कुछ नहीं। क्या बोलते ऐसी चीजों को? प्रतिबंध ये मीडिया का की स्वतंत्रता का हनन है। हमारे देश में मीडिया को स्वतंत्रता मिली हुई है और ये समझ नहीं आ रहा पीआरओ लिखेगा। भाई अब किसी परिजन को इलाज करवाना है और वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है, मरीज का इलाज नहीं हो रहा है, मीडिया अनुमति लेगी, छापेगी, तब तक पता मरीज गया। और जब तक मीडिया इस चीज को ओपन नहीं करेगी, अस्पताल की खामियों को नहीं निकालेगी, तो आम पब्लिक को कैसा पता पड़ेगा कि अस्पताल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो क्या लगता है मीडिया पर टोटल प्रतिबंध लग रहा है? ये अनुचित है, ये बिल्कुल अनुचित है, गलत है, नहीं लगना चाहिए प्रतिबंध और इसका विरोध पुरजोर होना चाहिए सरकार की तरफ। विरोध पुरजोर होना चाहिए। हमारे साथ एक और भाई साहब है, इनसे चलिए बात करते हैं। क्या लगता है आपको मीडिया किस प्रकार से प्रतिबंध को लगकर? सर, जब तक अगर आप मीडिया से रूबरू नहीं होंगे तो कैसे पता पड़ेगा आपको समस्या क्या है?
मतलब मीडिया ही तो बता सकते हैं लोगों की समस्या को। आप मीडिया की बंद कर दोगे, समस्या बताने के लिए कैसे बताएगा, बताओ। बिल्कुल, ये थे यहाँ के लोगों की बातें कि कहना है कि मीडिया को इस प्रकार से बैन लगाना, प्रतिबंध करना कहीं ना कहीं अनुचित है, क्योंकि मीडिया जो है वास्तव में कई चीजों को दिखाती है, सरकार को आईना भी दिखाती है, रास्ता भी दिखाती है और आम लोगों के लिए सहयोग भी करती है। तो इस प्रकार से बैन लगाना कहीं ना कहीं ये गलत है। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा। देश की ऊर्जा राजधानी यानी कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एशिया का सबसे बड़ा विस्थापन होने जा रहा है। इस विस्थापन के बाद से शहर का हमेशा के लिए नामो निशान मिट जाएगा। प्रदेश के मोरवा शहर से करीब 50,000 लोगों को नए स्थान पर शिफ्ट करना पड़ रहा है। देश में पहली बार ऐसा होगा जब किसी कोयला खदान के लिए बसे बसाए शहर को उजाड़ा जाएगा। कोल इंडिया की इकाई कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा कोयला खनन के लिए विस्तार के लिए ये विस्थापना किया जा रहा है। यहाँ पे 22,000 से ज्यादा इमारतें ध्वस्त की जाएगी, जिसमें करीब 35,000 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का अनुमान लगाया गया है। विस्थापन को लेकर और जानकारी के लिए जब एनडीटीवी की टीम मौके पर पहुंची तो यहाँ के लोगों के चेहरों पर बेबसी और दर्द साफ तौर पर दिखने लगी थी। लोगों का कहना है कि यहाँ पे कई पीढ़ियों से लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। अब इस शहर का नामो निशान मिट जाएगा। आप भी सुनिए लोगों ने किस तरीके से अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है। मोरवा शहर का विस्थापन हो रहा है तो दर्द तो हमारे मतलब कि अपने दर्द को हम बता ही नहीं सकते हैं। इतने भाव विह्वल और आश्चर्यचकित हैं कि हम क्या बताएं। हमारे पूर्वजों की धरती है, उस धरती से हमको जाना पड़ेगा, यह सोचकर हम लोग को नींद नहीं आता है। और जो हमारे मित्र, हमारे दोस्त और जो हमारे बुजुर्ग, ये सब को हमको छोड़ के जाना होगा। शहर की यादों को छोड़ के जाना होगा। मेरे जन्म यहीं हुआ है, मेरे बच्चे का जन्म यहाँ है, सारी यादें यहाँ हमारी धरी की धरी रह जाएगी। हमारा मोरवा इतिहास के पन्नों पे दर्ज हो जाएगा। लोग कहेंगे सिंगरौली एक था। इस शहर में हम लोग बचपन से हैं, बचपन से ये जवानी आ गई है। हम लोग नंगे खेले, घूमे, टहरे और ऐसा शहर हम लोग को कहीं नहीं मिला। और ये शहर मिट जा रहा है। हम लोग को तकलीफ तो बहुत है, लेकिन अगर एनसीएल हम लोग को अच्छे जगह विस्थापन करती है तब तो खुशी होगी। और कहीं इधर उधर जंगल में दे देगी तो वहाँ पे सेटल होना हम लोग के लिए बहुत मुश्किल। अब ये है कि भाई यार दोस्त भाई परिवार सब हमारे छूट जा रहे हैं। कौन कहाँ चला जाएगा, कौन कहाँ चला जाएगा, कोई पता नहीं। एक ही तरीका इसका है कि एनसीएल जहाँ हेड ऑफिस अपना लेके जा रहा है वहाँ पे अस्थायी जगह देख करके हम लोग को फिर से जैसे यहाँ मोरवा में बसे हैं ऐसे ही बसा दे सबको। हाँ, सबकी रोजी रोटी चलने लगे तो बढ़िया रहेगा, तो आदमी कुछ वो हो जाएगा। अभी ये उम्र में आदमी जाके क्या करेगा, आधी उम्र तो निकल गई है। यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, स्थानीय बाशिंदे हैं, हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि आखिर विस्थापन का दर्द क्या होता है। यहाँ से उजड़ने के बाद उनका अगला ठिकाना कहाँ होगा, उनका अगला आशियाना कहाँ होगा, इन्हीं के यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करके हम जानने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका और किस तरह से दर्द होगा, चूँकि यहाँ से आप उजड़ने के बाद अब नया ठिकाना होगा? जी, सुशीला सिंह मेरा नाम है। सिंगरौली में विस्थापन होने वाला ये सभी लोगों को ये पता ही है। 11 धारा लग चुका है, तो हमारे सामने तो ये बहुत बड़ा मतलब बिल्कुल अंधेरा सा छाया हुआ है कि हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ पे अपना आशियाना बनाएंगे। क्योंकि तिनका जोड़कर इंसान अपना घर बनाता है, घर परिवार बसाता है। फिर अब आई है हमें और आगे बढ़ने के लिए, तो आज ये एनसीएल हमें हटाने के लिए तैयार है, बैठा है। इसके अलावा एनसीएल के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई मतलब कुछ भी लिखित में नहीं है, बस वो यहाँ से हटा देना चाहता है। मुआवजे के नाम पे भी पैसा मिल रहा है, लेकिन कुछ लोगों को तो ठीक ठाक मिल रहा है, कुछ लोगों को वो भी नहीं मिल रहा है, उसका भी कोई लिखित में कुछ भी नहीं है। और मैम, आपका क्या नाम है? और विस्थापन का दर्द जो होगा, चूँकि यहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी होंगी, बचपन यहीं बीता होगा, ठीक, तो किस तरह से दर्द होगा, चूँकि अब जो है नया ठिकाना होगा, नया पता होगा? सर, मेरा नाम तो गुड़िया सोनी है। मेरा जब से शादी होके आए हैं यहीं, बचपन से मेरा सास ससुर तो यहीं बिताए हैं, हम भी शादी होके यहीं आए हैं। अब ये याद मेरा सताएगा
कि यहाँ तो रहे हैं, अपना बच्चा लोग को स्कूल कहाँ भेजेंगे, कहाँ हम एक एक रुपया जोड़ जोड़ कर आदमी तो घर बनाता है। वो घर बनाए, वो घोंसला बनाए, वो घोंसला भी टूटने वाला है। ना एनसीएल सही तरह से मुआवजा दिया रहा है, ना कहते हैं कि सरकारी वाला के तो कुछ न दिया जाएगा, झोपड़ा झोपड़े उजारो इसको फेंक दो, झोपड़ा झोपड़े उजारो फेंक दो, तो कहते हैं एनसीएल वाला। और एनसीएल वाले सोचते हैं कि ये झोपड़ी किस तरह के बनाई होगी, इस तो नहीं सोचते हैं। अब पट्टेदार के तो 10 नंबर वार्ड में जब नापी हुआ था सर, तो मुआवजा सरकारी वाला के भी एक रेट दिया गया था और पट्टेदार वाला के भी दिया गया था। अब अबरी वाला 2 भेद कर रहे हैं। एनसीएल वाला पट्टेदार वाला के तो पट्टे वाला तो दे रहे हैं अच्छे मुआवजा, और उस खाते वाला स्टाम्प वाला के तो कुछ मुआवजा न दिया जा रहा। वो तो कहा पहचान तो खत्म होना है। पहले लोगों के जो प्रॉपर्टी है उसका ही दाम नहीं मिल रहा है, तो दूसरे जगह जाएंगे तो भिकमंगे हो जाएंगे। जो 2010 में जिनका विस्थापन हुआ है वो सब भिकमंगे, उनको कहीं प्लाट कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ 8 लाख रुपए। कुछ लोगों, वो भी मुझे 8 लाख रुपए हमको नहीं दिया गया है। हमारा घर ले लिया, ज़मीन ले लिया, सब कुछ ले लिया, आज तक नहीं दिए। कोर्ट में अब केस डाले हुए हैं, अब पता नहीं कब तक वो होता है, कब होगा। अब हम सरकारी ज़मीन में निवास कर रहे हैं, अब दोबारा फिर विस्थापन हो रहा, सरकारी ज़मीन से भी हटाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो लोग हैं, खासकर सिंगरौली ज़िले की हर जगह के कहीं ना कहीं लोग किसी न किसी परियोजना से विस्थापित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब जो है मोरवा जो शहर है, यानी इसी शहर को सिंगरौली कहा जाता है। भले ही इसका ज़िला मुख्यालय जो है बैढ़न यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, लेकिन सिंगरौली जो है इसी जगह के नाम से, यानी इसी शहर के को बोला जाता है। ये शहर जो है अब नामो निशान इस शहर का मिटने जा रहा है। कितना दर्द होगा, चूँकि यहाँ से आपकी यादें बहुत सी जुड़ी होंगी, अपनी घर ज़मीन सब कुछ छोड़ने जा रहे हैं। सर दुख के बात तो है ही कि ये शहर मिट रहा है, हम लोग का घर द्वार जा रहा है। सर हम लोग गरीब आदमी हैं और इसके अलावा और कहीं हम लोग का ज़मीन भी नहीं है सर, और शुरू से हम लोग सरकारी ज़मीन में ही रहते हैं, बाप दादा भी इस ज़मीन में रहे हैं, और पट्टे का ज़मीन हम लोग का नहीं है। और गरीब आदमी इसलिए है कि जो हम लोग का घर का स्थिति है वो सही नहीं है, और पैसा हम लोग पास नहीं है ना, तो हम लोग भी पट्टे के ज़मीन में घर बनाते और हम लोग भी विस्थापित में आते। एनसीएल वाले के कहना है कि जो सरकारी में ज़मीन में रह कितने सालों से आप यहाँ? सर यहाँ पर हम लोग 40-50 साल से सब लड़का बच्चा पढ़ाई लिखाई बाप दादा सब यहाँ पर हम लोग का रहते हैं, और यहाँ से हम लोग रह रहे हैं। पुरखानी मतलब यहाँ पर है, पूरा पीढ़ी हम लोग का यहाँ पर है। क्या नाम है आपका? और राजेश गुप्ता। ये राजेश गुप्ता, ये कब से आप लोग इस शहर में चूँकि निवासरत हैं, कब से रह रहे हैं? हम लोग यहाँ पे 4-5वीं पीढ़ी में आज निवासरत हैं। अच्छा, तो आप चूँकि ये शहर का नामो निशान मिटने जा रहा है, कुछ दिन में ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ये शहर ही नहीं बचेगा, किस तरह से देखते हैं? और यहाँ से आप लोग की बहुत सी यादें जुड़ी होंगी। देखिए, ये एशिया का सबसे बड़ा विस्थापन होने जा रहा है, और उस विस्थापन में यहाँ के लोग अपने आप को समर्पित भी करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसका इतना बड़ा दर्द है जिसको आदमी भुलाया नहीं जा सकता है। आज घर उजड़ेगा, आशियाना उजड़ेगा, लोगों का रोजगार उजड़ेगा, व्यापार उजड़ेगा, और घरों से जुड़ी हुई 4-4, 5-5 पीढ़ी की यादें हैं जिसको कहीं पर भी जाके सेटलमेंट नहीं कर सकता है आदमी। ये बहुत बड़ा दर्द है। व्यापारी व्यापार अपना रोजगार कैसे स्थापित करेगा, कितनी मुश्किल से लोग व्यापार अपना खड़ा कर पाए हैं। वो गोमटी से उठकर आज एक टीने के शेड में या दुकान में आज अपना रोजगार 20 साल 30 साल में इस जगह पे वो पहुँचे हैं, और आज वो उजड़ेंगे तो फिर नए जगह पे जाएंगे तो फिर वो नए सिरे से उनको कितनी तकलीफ़ होगी। तो ये विस्थापन का तो बहुत बड़ा दर्द है, और हम यही चाहेंगे कि R&R के तहत यहाँ के लोगों को एनसीएल विस्थापित करे, और ताकि ये हमारा जो सिंगरौली का एक सौहार्द है, मोरवा क्षेत्र का आपसी तालमेल लोगों का बना रहे, लोगों का व्यापार व्यवस्थित रहे। एनसीएल का जो भेदभाव रवैया है, सरकारी भूमि, वन भूमि और एग्रीमेंट भूमि को जो विस्थापन का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, इससे लोगों में बहुत आक्रोश है। सिंगरौली की जनता ये चाहती है कि सबको बराबर का विस्थापन का दर्जा मिले और हम लोग अच्छे से विस्थापित हों, और मतलब कोई भेदभाव ना हो। जी सर, जी।
तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो विस्थापित हैं उनका यह साफ तौर पे मानना है कि विस्थापन का दर्द जो होता है वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। हालांकि यहाँ से अब उजड़ने के बाद कहाँ जाएंगे, उनका आशियाना कहाँ होगा, उनका असली ठिकाना कहाँ होगा, उनका पता कहाँ होगा, ये अभी यहाँ के लोगों को पता नहीं है। हालांकि एनसीएल प्रबंधन ने भी यह स्पष्ट नहीं किया है कि यहाँ से उजाड़ने के बाद उन्हें कहाँ उनका ठिकाना होगा, कहाँ पता होगा।